हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और अच्छे से क्लास कर रहे होंगे। हम लोग फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं और फंडामेंटल राइट्स में हम लोग बेसिकली सारी फंडामेंटल राइट्स कर चुके हैं। आर्टिकल नंबर 30 तक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, आगे की अगर क्लास हम देखें, आज हम लोग जो है 32 जो फंडामेंटल राइट है 32nd, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। और ये क्या है, कैसे है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32 या फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें या पूरे संविधान एज अ होल की बात करें तो अम्बेडकर साहब ने कहा है इसको हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 32 को, क्योंकि पूरा संविधान बनाने से, जैसे मैंने पहले क्लास में ही कहा था कि पूरा इतना बड़ा संविधान का कोई मतलब ना होता अगर इसमें फंडामेंटल राइट्स ना होते। और फंडामेंटल राइट्स भी अगर हैं, इस पूरे फंडामेंटल राइट्स के होते हुए भी अगर आर्टिकल 32 ना होता तो इसका कोई मतलब नहीं था। अब आर्टिकल 32 है क्या? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल नंबर 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, रेमेडी, ठीक है, रेमेडी। अगर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मतलब कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दे रखी हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 32 तक, या इवन जो हम लोग ने 30 तक जो कंप्लीट किया है, ये जितनी भी राइट है, आर्टिकल नंबर 14 हो गया, इक्वेलिटी वाला हो गया, है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ठीक है, बच्चों के लिए तमाम प्रकार के जो अधिकार हो गए, माइनॉरिटीज के लिए जो अधिकार हो गए, ठीक है, प्रेस की आजादी हो गया, हम लोग बोल पाते हैं, ये सारी आजादी हो गई। तो ये सारी की सारी चीजें जो है धरी की धरी रह जाती अगर इनको जो है कोई बचाने वाला ना होता। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी क्या बोलता है इसमें? अ मेरे डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज मीनिंगलेस, यूजलेस एंड वर्थलेस विदाउट प्रोवाइडिंग एन इफेक्टिव मशीनरी फॉर देयर इन्फोर्समेंट। ठीक है, अगर ये सिर्फ डिक्लेरेशन कर देने से चीजें नहीं होती है। जैसे मान लो डिक्लेरेशन कर दिया, संविधान में फंडामेंटल राइट्स कर दिया, ठीक है, राइट्स दे दिया आपको, लेकिन अगर उसका क्या कि जब अगर उसका हनन होगा या उनको राइट्स का जो है पालन नहीं हो पा रहा है तो फिर जो है हम लोग अगर हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं तो उसका कोई मतलब ना होता। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल हमेशा लेता हूं, जैसे पिताजी हैं, ठीक है, और बेटा है, ठीक है, और बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मैं हमेशा एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मान लो एक पिता है और वो पिता बहुत अच्छी पोस्ट पर है, ठीक है, बहुत अच्छी पोस्ट पर है, बहुत संपन्न है और बहुत अच्छे लेवल पर, मतलब जो है सिस्टम बहुत अच्छा उसका है, ठीक है, और उसका बेटा है। बेटा, अब पिताजी अपने बेटे से बोलते हैं कि जो है आप जो करना है आराम से करो, मतलब कोई भी लॉफुल एक्टिविटी, ठीक है, आप करो, आप जाओ पढ़ाई करने जाओ, है ना, आपको जो खेलना है, गेम्स खेलना है, सारी चीजें करो, सब कुछ ठीक है। अब ये सारी चीजें उसने आपको आजादी तो दे दी पिताजी ने, ठीक है, आप जाओ पढ़ाई करने जाओ, आप खेलने जाओ, आप दोस्तों से मिलने जाओ, सारी चीजें। लेकिन अगर क्या होता है कि लड़का, उसका बच्चा जो घर से निकलता है और उसके साथ के लोग या मोहल्ले के लोग उसको गाली गलौज करते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं या मार पिटाई करते हैं या कुछ भी करते हैं, और वो, अब सोचो, एक कल्पना करो कि वो लड़का अगर घर में बता भी ना पाए और वो चीज का जो है घर में ना बता पाए, क्योंकि पापा ने अगर ये चीज नहीं कही कि बेटा अगर कोई दिक्कत हो तो आप बताना और उसका जो है समाधान किया जाएगा। लेकिन अगर वो चीज उसके साथ में कोई समस्या हुई है तो अगर वो बता भी नहीं सकता है और उसको जो है उस चीज को सोल्यूशन भी कोई नहीं है, तो उसका क्या मतलब है कि वो कहाँ है, क्या नहीं है, कि कितना उनका स्टेटस है ना, उसका कोई मतलब ना होता। उसी प्रकार से संविधान में इतनी सारी राइट्स तो दी गई, लेकिन अगर उसका इन्फोर्समेंट नहीं करा पाया, अगर उसको जो है हमारे राइट्स का हनन हो रहा है
और उसको इन्फोर्स नहीं करा पाया तो उस मेरे डिक्लेरेशन का कोई मतलब ना होता। ठीक है, तो उसी को जो है बोला गया है आर्टिकल, हेंस आर्टिकल 32 confronts the right to remedies for the enforcement of the fundamental rights on aggregate citizen। ठीक है, तो सिटीजन्स के लिए जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गई हैं, उनका जो है इन्फोर्स कराने के लिए भी ये आर्टिकल नंबर 32 दे रखा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज, क्योंकि आज बहुत सारी चीजें हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आर्टिकल 32 के माध्यम से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जो है जा सकते हो। ठीक है, आप कहां जा सकते हो? आर्टिकल नंबर 32 से आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सीधे सुप्रीम कोर्ट जो है आप जा सकते हो इसको इन्फोर्स कराने के लिए। ठीक है, अगर आपके जो है कोई भी फंडामेंटल राइट्स आपका जो है हनन हो रहा है, आप उसको जो है उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आपकी आजादी को जो है कोई छीन रहा है, तो आप डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के माध्यम से आप जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली मतलब क्या है? बहुत बड़ी बात है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि जो हम लोग का जो प्रोसीजर है, जो लॉ को कोई आजादी पाए, कोई न्याय को पाने के लिए जो हम लोग का प्रोसीजर क्या है भैया? सबसे पहले क्या होता है, आप निचली अदालत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओगे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको जो भी फैसला आएगा आप उससे संतुष्ट हो, नहीं संतुष्ट हो तो आप जो है फिर आप जो है हाई कोर्ट में जाओगे। ठीक है, आप हाई कोर्ट में अगर नहीं संतुष्ट हो तब जाके आप सुप्रीम कोर्ट में, तब आप लास्ट में, सबसे लास्ट में आप जाओगे। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट आप बिल्कुल लास्ट में जा रहे हो और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तारीख पर तारीख जो है सनी देओल की मूवी याद आ जाएगी आपको। ठीक है, इतनी ज्यादा तारीखें आपको मिलेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर उसके यहाँ फैसला आएगा, फिर उसके बाद में फिर यहाँ पर पता नहीं कितने साल लग जाएंगे, फिर उसके बाद तब आपकी जो है अपील कहाँ सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मतलब ये प्रोसीजर एक सिंपल सी चीज के लिए आपको कम से कम 10-15 साल लग जाए। समझ लो, मतलब 10-15 साल को लग जाए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते। तो इस वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ फंडामेंटल राइट्स जो है उसका अगर हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट आप जा सकते हो, आप जाओ अपनी जो है रिट यहाँ से जारी करवा सकते हो। ठीक है, कौन कौन सी रिट है आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, प्रोसीड इटसेल्फ, in other words the right to get the fundamental right protected is it in itself is a fundamental right। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है कि फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कराने के लिए ये जो है, एक मिनट, this makes the fundamental rights real। ठीक है, that is why Dr. Ambedkar called Article 32 as the most important article of the Constitution। ठीक है, अम्बेडकर साहब ने जो है बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसको बोला गया है, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि सब पूरे संविधान को उसकी आत्मा समझ लो क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। अगर फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल की आत्मा क्या है, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, तो 32 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल, दैट इज वाई एन आर्टिकल विदाउट विच द कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी अ नलिटी माने बिल्कुल कुछ भी नहीं। ठीक है, इस आर्टिकल के बिना जो है पूरे संविधान कुछ भी नहीं। इट इज अ वेरी सोल of the constitution and the very heart of it, the Supreme Court has ruled the Article 32 is the feature of the constitution, hence it cannot be abrogated or taken away of the amendment of the constitution। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है ये चीज बताया है कि आर्टिकल 32 इतना इंपॉर्टेंट है, इस वजह से इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इसका कोई भी जो है इसको मतलब जो है अमेंड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब देखो क्या बोला गया है, द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स कंटेन द फॉलोइंग 4 प्रोविजन। द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट इज गारंटीड। ठीक, सबसे पहला चीज है जो इतनी देर से हम समझा रहे हैं कि आप अगर आपकी फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स नहीं हुई है
आप डायरेक्टली जो है थ्रू प्रोसीजर जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट शैल हैव द पावर टू इश्यू द डायरेक्शन और ऑर्डर और रिट फॉर द enforcement ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। द रिट इशूड may include habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari। ठीक है, ये सारी जो है आप राइट 5 प्रकार की राइट जो होती है, रिट जो होती है वो इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू द डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट ऑफ ऑल काइंड्स। हेंस, हाँ आंटी आदि all the parliament can empower any other court to issue the direction। ठीक है, अच्छा इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू इशू द रिट। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि जैसे ही फंडामेंटल राइट्स जो है इनका वायलेशन होता है, इनका वायलेशन हुआ तो समझ लो क्या है, सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट जो है 5 प्रकार की रिट्स जो है जारी करेगा। ठीक है, 5 प्रकार की रिट्स जारी करेगा। या सुप्रीम कोर्ट जो है आदेश दे सकता है क्या कि आप निचली अदालत में, दैट इज हाई कोर्ट में भी जाके आप यही 5 प्रकार की रिट जो है जारी करवा सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी जो है ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, ऑल काइंड ऑफ, हाउएवर दिस कैन बी डन विदाउट prejudice to the above power conferred to the Supreme Court. Any other court here does not include High Court because Article number 26 has already conferred this power to the High Court. ठीक है, एक बात और समझ लो, जैसे मैंने बताया कि जो है सुप्रीम कोर्ट, जैसे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ आप डायरेक्टली जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है आप गए और सुप्रीम कोर्ट क्या है, आप ये रिट जारी कर सकता है। और अगर ये नहीं जारी करेगा तो ये जो है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को भी ये पावर दे सकता है कि ये राइट, ये जो 5 रिट है इसको इश्यू कर दे। ठीक है, 5 रिट इसको इश्यू कर दे, क्योंकि हाई कोर्ट में ऑलरेडी जो है आर्टिकल नंबर 226 में जो है ये पावर दे रखी है कि हाई कोर्ट हैज द पावर टू इश्यू द 5 टाइप ऑफ रिट्स। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, जरा एक बात ध्यान से समझना। हाई कोर्ट में इसमें जो है ये पावर क्यों दे रखी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो पावर है, जैसे मैंने बताया कि दे रखा है कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू गिव द राइट टू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू इशू द रिट, लेकिन ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है कभी भी रिट जारी नहीं करती है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमेशा जो है निचले लेवल के प्रोसेस और भी सारी चीजें देखेगी, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कभी भी जो रिट का काम जो है नहीं होता। रिट का काम क्या होगा, हमेशा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, अब हुआ क्या, जब संविधान निर्माता जो है, जब संविधान बनना था तो हुआ क्या, जैसे मान लो कि इंडिया है। ठीक है, इंडिया है, यहाँ पर क्या है, यहाँ दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में है क्या, सुप्रीम कोर्ट। ठीक, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है। अब मान लो क्या हुआ, अब इसमें बहुत सारे क्या है, बहुत सारे प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, ये है, ठीक, ऐसे से बहुत सारे स्टेट्स हैं। अब स्टेट्स में क्या होता है कि मान लो कोई बंदा इधर है, यहाँ का उड़ीसा का है। ठीक है, कोई बंदा उड़ीसा का है और उड़ीसा वाला बंदा है, इसके जो फंडामेंटल राइट्स जो है उसका हनन हुआ है। ठीक है, इस उड़ीसा के बंदे के फंडामेंटल राइट हनन हुआ है और अब ये बंदा अब जैसे देखो संविधान निर्माता ने कैसे दिमाग लगाया और कैसे क्या चीज की। ठीक, अब सुप्रीम कोर्ट, अब देखो ये बंदा, इसके साथ में फंडामेंटल राइट हनन हुआ है। फॉर एग्जांपल, हनन का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक, क्या हुआ कि कोई विवाद हो गया इसका, यहाँ पर कोई बंदा रहता था। ठीक है, उसका कोई विवाद हुआ और विवाद हुआ, पुलिस आई, पुलिस उठा के उसको लेके बंद कर दिया। या कैसे ही नॉर्मली आदमी घूम रहा था, पुलिस आई और पुलिस आके उसको बंद कर दिया और बंद करके उसको 4 दिन से अंदर सड़ा रही है। ठीक है, और आर्टिकल नंबर 22 में जो है ये सारी इसको राइट्स मिली हुई है। ठीक है, कि जो है 24 घंटे में इसको जो है पेश करना है। ठीक है, पुलिस को पेश करना है, उसको कारण बताना पड़ेगा क्यों उसने अरेस्ट किया है। ठीक, अब हुआ क्या, अब इसके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ, तो अब क्या हुआ कि ये उड़ीसा वाला बंदा, वैसे क्या होगा, अब जब तक ये सुप्रीम कोर्ट तक वहां दिल्ली जाएगा, ठीक है, जब तक ये दिल्ली जाएगा तब तक तो इसकी बैंड बच जाएगी।
ठीक, तब तक तो क्या होगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी, इसके लिए बड़ी परेशानी होगी। इस वजह से ये राइट जो है ये इंडिविजुअल स्टेट्स को जो है उनके जो हाई कोर्ट हैं उनको भी ये आर्टिकल नंबर 26 में 226 में ये अधिकार दिया गया है कि इंडिविजुअल हाई कोर्ट भी जो है ये पावर उसको दी जाती है कि वो अपने स्टेट्स में जो भी अपने उसके जुरिडिक्शन में जो मामले आते हैं उसमें जो है रिट जारी करने का और फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने का जो है पावर दिया जाता है। ठीक है, किसको, हाई कोर्ट। ठीक है, वैसे सुप्रीम कोर्ट को भी है और हाई कोर्ट भी। आपको जो सुटेबल लगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, आपको हाई कोर्ट जाना है तो आप हाई कोर्ट जाइए। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अब भाई ये तो क्या हुआ, ये तो सिंपल सी बात है, एक जुरिडिक्शन वाली, या आप कहाँ रहते हो, भाई ये कोई बंदा है न्यू दिल्ली में रहता है तो वो सीधे कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। ठीक, लेकिन एक बंदा है जो साउथ में रह रहा है तो वो इतनी दूर ट्रेवल करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट थोड़ी जाएगा, वो क्या है सीधे। तो जो चीजें सुप्रीम कोर्ट करेगा वही चीजें हाई कोर्ट भी करेगा। ठीक है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं, वही चीज होगी, यही भी इन्फोर्स कराएगा वो भी इन्फोर्स कराएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल में मत समझना कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो कुछ ज्यादा न्याय मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, न्याय वही होगा। ठीक है, आगे, द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी सस्पेंडेड एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द प्रेसिडेंट provides that thus the constitution provides that the president can suspend the right to move to any court in the enforcement of the fundamental right during the national emergency। ठीक है, जो चीज मैंने आपको बताया है कि आर्टिकल 359 में ऐसा दे रखा है कि फंडामेंटल राइट्स, मैंने बताया है कि जैसे इमरजेंसी हो जाती है, हम लोग ने पहले पढ़ा था कि इमरजेंसी सिचुएशन जो है वो अलग है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो है उस समय क्या होती हैं, उस समय बिल्कुल लैप्स हो जाती हैं। ठीक है, नल एंड वाइड हो जाती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ आर्टिकल वाइड हो जाती हैं। उस समय जो है आपके अगर फंडामेंटल राइट्स को हनन हो रहा है तो उसमें आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, चलो, इट इज क्लियर दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन constituted as a defender and the guarantor of the fundamental rights of the citizen। सिंपल सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट जो है एक डिफेंडर, उसके संरक्षक के रूप में काम करता है। ठीक है, कौन, सुप्रीम कोर्ट, और इवन कह सकते हैं हम लोग हाई कोर्ट भी। ठीक है, इट हैज बीन वेस्टेड विद ओरिजिनल एंड वाइड पावर फॉर द पर्पस। ठीक है, ओरिजिनल पावर क्या होती है, जो अभी मैंने बताया कि आप जो है डायरेक्टली कहां चले जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट में। आपकी फंडामेंटल, आप नॉर्मल सिटीजन हो। ठीक है, और नॉर्मल न्याय पाने के लिए आपको कोई अगर कानून का उल्लंघन हुआ है कि आपको कोई दिक्कत हुई है, ठीक है, आपके साथ अन्याय हुआ है, तो आप नॉर्मल प्रोसीजर क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे, वहां नहीं न्याय मिला, हाई कोर्ट जाओगे, वहां नहीं न्याय मिला, तब आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे। लेकिन यहाँ आप क्या है, डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट जाओगे, ओरिजिनली, इसको कहते हैं ओरिजिनल अपीलेट। ठीक है, आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ordinarily because of aggregate citizen can be directly go to the Supreme Court, not necessarily by the way of appeal. Why? Because its power is not restricted by issuing the order or the direction, or but also writs of all kinds। ठीक है, the purpose of Article 32 is to provide a guaranteed, effective, expeditious, inexpensive and summary remedy for the protection of fundamental rights। Only the fundamental right guaranteed by the Constitution can be enforced under the Article 32 and not any other right like fundamental rights, statutory rights। ये सब सारी चीजें जो है ये सब दे रखी हैं। ठीक है, अब देखो आगे, in case of the enforcement of fundamental rights, the jurisdiction of Supreme Court is original but not exclusive। ठीक है, नॉट एक्सक्लूसिव, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ध्यान से सुनना कि सुप्रीम कोर्ट की जो है जो जुरिडिक्शन है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है भाई, देखो मैंने क्या बताया, दो चीजें, एक सुप्रीम कोर्ट है और एक हाई कोर्ट है। ठीक है, सबका अपना अपना जुरिडिक्शन है। हाई कोर्ट का क्या है, जैसे मान लो ये क्या है, राजस्थान है, और ये राजस्थान का जो हाई कोर्ट है, अब ये हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन जो भी है, ठीक,
मान लीजिए इसका जुरिडिक्शन है और इस जुरिडिक्शन के बाहर हाई कोर्ट की पावर नहीं है कि वो रिट जारी कर सके। उसके बाहर का जुरिडिक्शन होगा वो कोई और स्टेट होगा, उसका जुरिडिक्शन होगा, ठीक है, कोई और जो हाई कोर्ट होगा उसका जुरिडिक्शन होगा, ठीक है। तो हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन अपनी जुरिडिक्शन जो होते हैं उसी में उसकी पावर होती है, क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन थ्रू आउट द कंट्री है, ठीक है, पूरे भारत में है उसका जुरिडिक्शन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन भी होती है कि जिसका जुरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं रह जाता है, ठीक है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी जुरिडिक्शन नहीं रह जाता है। जैसे कि अगर देखें कई बार ऐसा कानून कई बार ऐसे कानून आ जाते हैं, एक मिनट, कई बार जो है ऐसे कानून आ जाते हैं कि वहां पर क्या होता है कि अपेलेट जो जुरिडिक्शन है थ्रू आउट द कंट्री हम लोग सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसे कानून आते हैं जिसके कारण है हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी उसकी अपील दायर नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो जो यूपीए सीए करके कानून आता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि अगर जैसे कोई भी वो कानून जो बेसिकली जो है एक टेररिस्ट एक्टिविटी को जो है रोकने के लिए जो है ये किया जाता है, जैसे मीसा उसा होता था उसको रोकने के लिए ये किया जाता है। और वो कानून जब एप्लीकेबल हो जाएगा तो क्या होता है कि पुलिस जो है बिल्कुल नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जब बात आती है तो ये कानून लगाया जाता है। अगर ये कानून एप्लीकेबल है तो पुलिस आएगी और उसको लगता है, पुलिस को ये अधिकार होता है कि अगर कोई बंदा ऐसा लग रहा है कि जो नेशनल थ्रेट है या कोई टेररिस्ट बंदा है जो फ्यूचर में जो है दिक्कत पहुंचा सकता है, तो उसको जो है पुलिस जो है तुरंत उसको अरेस्ट कर सकती है, इवन उसको जो है शूट एट साइट भी कर सकती है, तुरंत उसको मार भी सकती है, ठीक है। तो वहां पर वो बंदा जाता है कि हमको फंडामेंटल राइट्स के ये है वो है करके, तो उस समय जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, उस समय जो है इसका फंडामेंटल राइट्स इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, क्लियर है। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप इतना समझो, अगर इसको नहीं पकड़ा गया, इसको अगर नहीं पकड़ा गया या नहीं मारा गया तो क्या होगा, नहीं पकड़ा गया नहीं मारा गया तो मैं नहीं कह सकता है, वो तो बिल्कुल एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये नहीं मारा गया तो वो बंदा ऐसा टेररिस्ट है, हो सकता है वो कहीं बॉम्ब प्लांट कर दे या कोई ऐसी एक्टिविटी कर दे कि जो मास में जो है बहुत लोग जो है खतरे में आ जाए, उनकी लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी जो है खतरे में आ सकती है, इस वजह से वो चीज वहां पर एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। सिंस द राइट गारंटीड बाय आर्टिकल 32, दैट इज राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, where the fundamental right is infringed, is in itself the fundamental right available to alter the alternate remedy is no bar to read the article, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। And however the Supreme Court has ruled that where relief through the High Court is available under the Article 226, the aggrieved parties should first move to the High Court. सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है ये बात, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही भी है कि हाई कोर्ट चूंकि अवेलेबल है हमारे देश में, जो भी हाई कोर्ट है वो हाई कोर्ट, देखो हाई कोर्ट बनाने का एक और मकसद, जैसे मैंने बताया, एक तो मकसद ये था कि भाई इतनी दूर से आदमी उड़ीसा से दिल्ली जाएगा, ये भी तो समस्या, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना, समय बहुत बर्बाद होगा, ये सब चीजें। और दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इतना केसेस का बर्डन है, उसको जो है और बर्डन उसके ऊपर ना लादना, वो चीज बर्डन क्या है, हाई कोर्ट को दे देना, ताकि जो है वो हाई कोर्ट स्तर पर ही जो है उसका निवारण हो सके। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया है, ठीक। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी कि जो है रेट की जारी करने की जो प्रक्रिया है वो कोशिश यही रहे, लोगों के द्वारा कोशिश यही रहे कि जो है हाई कोर्ट लेवल पर ही इसका निस्तारण किया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज्यादा बर्डन है, क्योंकि हाई कोर्ट तो बहुत सारे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट केवल एक है, जिसकी वजह से जो है तो बहुत सारी उसके ऊपर बर्डन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, अब आते हैं हम लोग, जो हम लोग ने बोला था
कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जो 5 रिट जारी होती हैं वो रिट कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली रिट होती है कौन सी, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। 5 प्रकार की रिटें हैं, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। दूसरी तुम्हारी जो है क्या कहते हैं, दूसरी तुम्हारी वो है मैंडेमस, मैंडेमस है, प्रोहिबिशन है, सेंट्ररी है, क्यू वारंटो है। ये 5 प्रकार की हैं और एक एक हम लोग बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये रिट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 रिट, ठीक है, हैबियस कॉर्पस, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हैबियस कॉर्पस माने क्या होता है, एक्चुअली में ये लैटिन वर्ड है, ठीक है। इस लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है बॉडी प्रेजेंटेशन। इसको गलत सेंस में मत लेना। बॉडी प्रेजेंटेशन, बॉडीली रिप्रेजेंटेशन या शरीर मौजूद होना, ठीक है। हिंदी में कहेंगे तो शरीर मौजूद होना। बहुत ध्यान से सुनना, ये रिट इतनी इंपॉर्टेंट है कि हम बता नहीं सकते, ठीक है। इस रिट के माध्यम से आप बहुत सारी चीजों से जो है आप छुटकारा पा सकते हो। ये रिट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि अभी मैंने एग्जांपल लिया कि आप घूम रहे थे, पुलिस आई, पुलिस आके जो है आपको उठा के लेके चली गई और आपकी जो है बड़ी खातिरदारी बढ़िया अच्छे से कर रही है, ठीक है। आप क्या करोगे, नॉर्मली इंसान को जो है ये सारी चीजें नहीं मालूम होती है, तो इंसान क्या करता है, भाई गया पुलिस के पास, पुलिस की भाई आपने क्यों पकड़ लिया, ये वो करके तमीज से बात भी नहीं करेगा और उल्टा सीधा आपको बोल के जो है भगा देगा, ठीक है। पता चला 3-4 दिन जो है अंदर ही थाने में ही बंद करके सेवा अच्छे से कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में जेल में डाल दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें सब होती है। तो उसी के बचाव के लिए जो है ये हैबियस कॉर्पस जो है लाई गई थी। और हैबियस कॉर्पस का यही मकसद है कि अगर कोई बंदा, जैसे मैंने बताया आर्टिकल नंबर 22 में बोला गया है कि अगर कोई बंदा जो है पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो विद इन 24 आवर्स एक्सक्लूडिंग द ट्रैवल टाइम उसको जो है नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, नियरेस्ट कोर्ट में जो है उसको पेश करे और वो उसको कारण बताए कि हमने जो है इसको क्यों जो है अरेस्ट किया है। कोर्ट डिसाइड करेगी क्या ये जेन्युइन रीजन है जिसके लिए इसको अरेस्ट किया है कि नहीं। अगर जेन्युइन रीजन है तो फिर उसको कस्टडी में रखेगी, जेल भेज देगी, और नहीं है तो उसको तुरंत जो है उसको छुड़वा देगी, ठीक है, वहीं से छूट जाएगा। तो इस वजह से जो है हैबियस कॉर्पस। बॉडीली रिप्रेजेंटेशन या बॉडी रिप्रेजेंटेशन मतलब साथ शरीर मौजूद करना, ठीक। जैसे कि अब हुआ क्या, मान लो कोई बंदा है, मान लो कोई किसी बंदे को पुलिस आके आई और पकड़ के लेके चली गई, ठीक है, पकड़ के लेके चली गई और उसको बढ़िया थाने में उसकी सेवा पानी हो रही है या कहीं और भी सेवा पानी उसको कर रहे हैं, ठीक। अब पता आपने रिट जारी किया, आपने रिट जारी करा दिया, आप थोड़े से समझदार हो गए, आपने रिट जारी करवाया। अब भैया पुलिस क्या है, पुलिस खुद ही चली जा रही कोर्ट, ठीक, पुलिस खुद ही चली जा रही है या किसी और को भेज दे रही है कि भैया हाँ बताओ, जज साहब से कोर्ट में गई कि हाँ बताइए मतलब जो है क्या मतलब हमको क्यों मतलब बुलाया गया। तो कोर्ट वहां पर हेबियस कॉर्पस के माध्यम से ये बताया गया है क्या कि आप किसी को आप नहीं भेज सकते हो, आप जिसको पकड़े हो, जो विक्टिम है, जो आपके नजर में विक्टिम है, आप जिसको पकड़े हो उसको साशरीर जो है वहां पर मौजूद करिए, ठीक है। कोर्ट जो है ये देखना चाहती है कि कौन व्यक्ति है, किसको आप पकड़े हो और क्यों पकड़े हो, ठीक है। तो इस वजह से उसमें जो है साशरीर या बॉडी प्रेजेंटेशन जो है उसमें होता है, ठीक है, हैबियस कॉर्पस में, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट अंडर द आर्टिकल 32 and the High Court under Article 226 can issue the writs of habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, and quo warranto. Further, the Parliament under Article 32 can empower any other court to issue these writs. वो चीज मैंने बताया आपको, पार्लियामेंट जो है ये पावर दे सकती है किसी और कोर्ट को भी जो है ये रिट जारी करने के लिए, लेकिन ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, so since no such provision has been made so far, only the Supreme Court and the High Court can issue the writs and not any other court. Before 1950
1950 only the High Court of Calcutta, Bombay and Madras had the power to issue the writ। भाई सिंपल सी बात है, जब 1950 से पहले जो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हुआ क्या कि उस समय बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास हाई कोर्ट, 3 हाई कोर्ट थे, तो इन्हीं के पास केवल राइट थी। अभी क्या है, इस समय प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट है पूरे इंडिया में, तो पूरे 25 के 25 हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट को ये रिट जारी करने का अधिकार है। फ्यूचर में अगर कोई और भी हाई कोर्ट बनता है तो उसको भी अधिकार होगा। ठीक है, स्वतः ही अधिकार ये होता है। ठीक है, आर्टिकल 226 नाउ एम्पावर ऑल द हाई कोर्ट टू इश्यू द रिट। These writs are borrowed from English law। ये सब स्टोरी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं हैबियस कॉर्पस पर। ठीक है, जो हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं। इट इज अ लैटिन वर्ड, जैसे मैंने बताया लैटिन वर्ड है, विच मीन्स टू हैव बॉडी ऑफ। टू हैव बॉडी ऑफ माने बॉडी प्रेजेंटेशन, पूरे शरीर उसको मौजूद करना। ठीक है, कोर्ट ऑफ लॉ में। इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज डिटेन्ड अनदर पर्सन। ठीक है, जिसको कोर्ट का एक आदेश है ये, क्या उस पर्सन को जिसने डिटेन कर रखा है किसी बंदे को, ठीक है, उसको आदेश है कि तुरंत उसको जो है बॉडी प्रेजेंट करो। ठीक है, टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ द लेटर बिफोर इट। ठीक है, जिस बंदे को पकड़े हो उसको तुरंत बॉडी उसकी प्रेजेंट करो। द कोर्ट देन एग्जामिन द केस एंड लीगली ऑफ द डिटेंशन। ठीक है, वो एग्जामिन करेगी क्या ये लीगली इसको डिटेन किया गया है या नहीं किया गया है। लीगली किया गया है तब तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देगी। ठीक है, छोड़ने का आदेश करेगी। इट वुड सेट डिटेन पर्सन फ्री इफ द डिटेंशन इज फाउंड टू बी इलीगल। thus this writ is a bulwark of individual liberty against the arbitrary detention. The writ of habeas corpus can be issued against the both public authority as well as private individual। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझो। ये जो हेबियस कॉर्पस है ये पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है, और ये पब्लिक अथॉरिटी और प्राइवेट अथॉरिटी जो है, प्राइवेट अथॉरिटी दोनों के लिए ये जो है एप्लीकेबल है। पब्लिक अथॉरिटी मतलब जो सरकारी जो संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाओं के, जैसे पुलिस को मैंने एग्जांपल ले ही रहा हूं बार बार कि पुलिस ने पकड़ लिया या कोई और संस्थान ने जो है आपको डिटेन कर लिया है। ठीक है, तो उसको जो है तुरंत ये नोटिस जारी करेगी क्या कि आप तुरंत जो है उसको बॉडीली प्रेजेंटेशन करो। ठीक है, ये प्राइवेट अथॉरिटी के लिए भी जो है ये एप्लीकेबल है। जैसे हुआ क्या कि छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग यंग हो तो उसको जो है बहुत अच्छे से एग्जांपल समझ में आएगा। जैसे मान लो आप प्यार मोहब्बत का चक्कर है। ठीक है, आपने जो है किसी मान लो जो है बसंती को जो है आप लाइक करते हो। ठीक है, आप हो क्या पुत्ती लाल। ठीक, पुत्ती लाल जो है बसंती को लाइक करते हैं। अब बसंती के घर वाले और पुत्ती लाल के घर वाले इसके अगेंस्ट में इस सब चीज। ठीक है, अब हुआ क्या, लेकिन पुत्ती लाल और बसंती जो है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से उनका प्यार जो है परवान बिल्कुल चढ़ रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब ये लोग अपने अपने घर में बात की, घर वाले तैयार नहीं। अब क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने बसंती को लेके अपने यहाँ कैद कर लिया। कैद मतलब इन द सेंस आप उसको भगा लाए। ठीक है, भगा लाए और अपने यहाँ भी नहीं लाए, अपने यहाँ भी नहीं लाए। क्यों? क्योंकि भाई अपने यहाँ तुम्हारे पुत्ती लाल के माता पिता जो है राजी नहीं, तो आप ले गए उसको कहीं और। ठीक है, आप कहीं और किराए पर ले गए, आप वहां पर उसको रखे हो। ठीक है, आप वहीं पर जो है अपना जो है रहना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब हुआ क्या, आप तो प्राइवेट आदमी हो, तो अब क्या होगा कि जो बसंती है, बसंती के घर वाले जो है क्या करेंगे, तुरंत जो है वो रिट जारी करवाएंगे कि जो है तुम्हारे खिलाफ, कि तुरंत जो है उसको लेके आओ। ठीक, अब जाके तुरंत भैया लेके जाओगे बसंती की, हमारी बसंती है ना, ये हमारी बसंती है, हम इनको प्यार करते। बसंती कहेंगे नहीं साहब, हम भी इनको बहुत प्यार करते हैं, है नहीं। बसंती तुमको कहेंगे, पुत्ती लाल को कहेंगे, पुत्ती लाल बसंती कहेंगे। ठीक, तो बस जैसे जज साहब ने देखा भाई बसंती और ये जो है एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, तुरंत जज साहब कहेंगे नहीं, ये बिल्कुल जो है ये लोग बालिग हैं।
ठीक है, और कोई भी जो है इलीगल काम एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल लीगल एक्टिविटी है, मेजर है ये लोग, ठीक है। अपनी मनपसंद से जो है बसंती को भाई पुत्तीलाल अच्छे लगे और पुत्तीलाल को बसंती अच्छी लगी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, ठीक। तुरंत जो है रिट जारी करेगी और आराम से उनको रहने के लिए आजादी दे देगी। समझ में, ये होता है प्राइवेट वाला, ठीक, समझ गए ना प्राइवेट वाला, ठीक है। चलो आगे समझो, आगे ये इसका habeas corpus में the writ habeas corpus can be issued against both public and private authority. The writ on the other hand is not issued where the detention is lawful. ठीक है, ये चीज अभी पढ़ दे, उसके मन समझा रहे हैं। Detention is lawful. The proceeding of the contempt of the legislature of a court or a court. Detention is by the competent authority and detention is outside the jurisdiction of the court. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें 2-3 पॉइंट है जो चीज एक्सेप्शन है एक प्रकार का। पहला एक्सेप्शन क्या बोला गया है कि अगर डिटेंशन इज लॉफुल, आप जैसे क्या हुआ कि कोई डिटेंशन हुआ है, कोई पकड़ लिया है किसी को और वो लॉफुल है, मतलब कानूनी रूप से बिल्कुल सही है, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी, ठीक, नेशनल इमरजेंसी लगी है और उस कंडीशन में जैसे मैंने बताया कि ये सारी चीजें जो है बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, राइट। और आपको आप जो है ऐसे घूम रहे हो, या धारा 144 ये सारी चीजें जो है आपने सुना होगा, ठीक है, ये सारी चीजें, और आपको जो है आप इतना माहौल कंडीशन जो है बहुत ज्यादा खराब है और फिर भी आपने जो है सरकार ने सारे आदेश जारी कर रखा है और फिर भी जो है तुम आप घूम रहे हो और एक ग्रुप बना के जो है सारी चीजें कर रहे हो, उस समय अगर पुलिस ने आपको डिटेन कर लिया तो आप जो है जा नहीं सकते, ठीक है। फिर आप जो है आप रिट इश्यू नहीं करा सकते हो, क्योंकि वहां पर क्या है, डिटेंशन आपका लॉफुली किया गया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, बी प्रोसीडिंग ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट या लेजिस्लेचर। आपने अगर लेजिस्लेचर, विधान परिषद या जो संसद है, ये सारी चीजें, उनके अगर कंटेम्प्ट के लिए जो है आपने कोई कंटेम्प्ट कर दिया है और उसकी वजह से जो है आपको अगर आपको अरेस्ट किया गया है, या कोर्ट के कंटेम्प्ट को जो है आपने कंटेम्प्ट किया है, माने अवमानना किया है, तो उसके लिए आपको डिटेन किया गया है, तो वो चीज क्या है, वो लीगल है, जिसकी वजह से आप उसके लिए रिट जारी नहीं होगी, ठीक है। सी डिटेंशन इज बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है डिटेन किया है आपको, ठीक है, जैसे कि कोई आदेश इशू हुआ है, ठीक है, मान लो कोर्ट के द्वारा कोई आदेश इशू हुआ है, इसको अरेस्ट करो, ठीक है, वारंट इशू हो गया है और उसके तहत आपको जो है अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसके बाद में आप जा रहे हो हाई कोर्ट के जो है हमको अरेस्ट कर लिया गया है, तो भाई वो तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अरेस्ट करवाया गया है ना, तो इस वजह से वहां पर रिट इशू नहीं होगी, ठीक है। जैसे भाई सिंपल सी बात है, आप जैसे मान लो आपका कोई केस चल रहा है, ठीक है, केस चल रहा है, क्रिमिनल केस चल रहा है आपका, और आप जो है आप कोर्ट में जा ही नहीं रहे हो, ठीक है, आपकी जो तारीख पड़ रही है आप तारीख में जा ही नहीं रहे हो, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हो, तब क्या हुआ, कोर्ट ने पता चला वारंट इशू कर दिया आपके खिलाफ, और वारंट इशू करने के बाद में पुलिस के पास जाएगा, पुलिस वारंट लेके जाएगा, आपको जहां मिलोगे वहां पर जो है आपको अरेस्ट कर लेगी। अब अरेस्ट कर लिया, अब आपके बिहार पर आपका वकील या आपके जो वो है घर वाले, आप जाते हैं रिट इशू करवाने की, जो है हमको इलीगल अरेस्ट कर लिया है, तो वहां पर इलीगल नहीं है, वहां पर क्या है, बिल्कुल लीगल तो नहीं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो है इसको ऑर्डर किया है, जिसकी वजह से आपका अरेस्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, डिटेंशन इज आउटसाइड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक, जुरिडिक्शन अगर आपकी आउटसाइड है, भाई सिंपल सी बात है, जैसे मैंने बताया उत्तर प्रदेश, जैसे मान लो हाई कोर्ट है, ठीक है, ये यूपी है, यूपी का हाई कोर्ट जो है चाहे इलाहाबाद हो चाहे लखनऊ, ठीक है, आप जो है मान लो यहाँ के हो, ठीक है, यूपी के बाहर के हो, मान लो एमपी के हो, और आप जो है मान लो एमपी के हाई कोर्ट में जो है मतलब जो है एमपी में हो, और आपको जो है वो आपके इसकी जुरिडिक्शन के जो है यूपी के जुरिडिक्शन के बाहर हो आप, ठीक है, फिर भी अरेस्ट कर लिया आपके, ठीक है, ये एमपी वाले ने, तो वहां पर जो है आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब आता है मैंडेमस, ठीक है, अब आता है दूसरा जो रिट है वो आता है मैंडेमस, ठीक है, मैंडेमस ठीक है। मैंडेमस माने होता है
परमादेश, हिंदी में कह सकते हैं इसको परमादेश कहते हैं, ठीक है, परमादेश। हम आदेश देते हैं, परमादेश या हम आदेश, टू गिव ऑर्डर, इंग्लिश में क्या है, इट लिटरली मीन्स वी कमांड, हम आदेश देते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से, इसके नाम से ही पता चल रहा है परमादेश, हम आदेश देते हैं। क्या, किसको आदेश देते हैं? कि कोई बंदा जो है, जो पब्लिक अथॉरिटी में है और वो काम नहीं कर रहा है, पब्लिक अथॉरिटी में, याद रखना पब्लिक, ये वाला जो था वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों पर एप्लीकेबल था, ये सिर्फ पब्लिक पर, पब्लिक अथॉरिटी मतलब सरकारी महकमे पर जो है ये एप्लीकेबल है। हम आदेश देते हैं कि आप अपना काम जो है करें। अपना काम करवाने के लिए भी सोचो रिट जारी करवानी पड़ती है, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, आप जैसे बैंक गए, बैंक में ज्यादा प्रचलन, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल होते हैं, ठीक है। मैं बैंक को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए आपको समझा रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा कि बैंक गए और बैंक में क्या हुआ है, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है, और वर्किंग आवर है। मान लो 10 बजे से उसका टाइम है, 1 बजे तक उसका जो है वर्किंग आवर है, फिर 1 बजे तक, ठीक है, 1 बजे तक उसका वर्किंग आवर है। उसके बाद में 2 बजे तक लंच है, इस 1 से 2 बजे तक लंच है। उसके बाद में फिर ये 10 बजे से 5 बजे तक फिर इसका वर्किंग आवर है, ठीक है। आप जो है इसी टाइम में गए, 10 से 1 के बीच में आप जब गए, तो आपने देखा कि जो बैंक का कर्मचारी है वो बढ़िया कहीं वीडियो गेम खेल रहा है, कहीं चाय की चुस्की ले रहा है और कहीं कुछ और कर रहा है। मतलब जो है कोई काम जो है, जो पब्लिक इतनी भीड़ लगी हुई है, ठीक है, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। और आपने जब उसको कहा तो भैया उल्टा सीधा और बोल रहा, नहीं करता हूं, क्या कर लोगे, है, निकल लो, खाता बंद कर देंगे, ये है वो, दुनिया भर की जो है नौटंकी वो कर रहा है और अपना काम नहीं कर रहा है। इस केस में आप तुरंत उसका जो है वीडियो बना लो या उसका जो कोई क्लिप ऐसा रख लो कि ताकि आपके पास सबूत हो ना कि बंदा काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आप उसको करने के बाद में आप तुरंत जो है आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप जो है ये मैंडेमस वाली रिट जो है आदेश करा सकते हो, वहां से रिट जारी होगी कि आप अपना काम जो है, हम आदेश देते हैं कि आप जो है अपना काम करें, आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। तुरंत जो है इनके ऊपर कार्रवाई तुरंत होगी। समझ में आया, ठीक है। तो ये होता है मैंडेमस, issued by the public official, ठीक, literally means we command. It is command issued by the court to the public official asking him to perform his official duty that he has failed or refused to perform. It can also be issued against the public body or a corporation or an inferior court or a tribunal or a government for the same purpose, ठीक है। ये सारी चीजें पब्लिक अथॉरिटी और भी जो लॉ के द्वारा बनाई गई हैं उनको, इनके लिए भी जो है एप्लीकेबल है, निचली अदालतें के लिए एप्लीकेबल है। ये सारी चीजें पर जो है ये मैंडेमस ये एप्लीकेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों ये रिट जो है हेबियस कॉर्पस और मैंडेमस, ये दोनों रिटें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत इस्तेमाल होता है। ज्यादातर जो रिटें आती हैं, रिटें जारी कराई जाती हैं, वो इन्हीं की होती हैं, ठीक है, ठीक, क्योंकि इसमें सारी चीजें जो है, जो इलीगल एक्टिविटी होती है यही से होती है, ठीक है। It can also be issued against the public body. Sorry, the writ of mandamus cannot be issued against the private individual or body. अब ये चीज समझ लो, एक्सेप्टेबल वाली चीज है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर जो है ये एप्लीकेबल नहीं कर सकते। जैसे मान लो कोई आप प्राइवेट संस्था है, ठीक है, मान लो एक कोई कंप्यूटर वाला खोले है, ठीक है, एक कंप्यूटर की दुकान खोले है, ठीक है, और वो बंदा जो है काम नहीं कर रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है। आप बड़ी देर से खड़े हो, है ना, आपने कहा साहब जो है प्रिंट आउट निकाल दो, ठीक, वो कह रहा कि रुक जाओ भी 10 मिनट रुको, हम चाय पी रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो नहीं कर रहा है, तो मना कर दे नहीं करेंगे, तो वहां पर आप रिट नहीं जारी करा सकते हो, ठीक है। वो उसका पर्सनल सेटअप है, वो करना चाहेगा तो करेगा, नहीं करना चाहेगा तो नहीं करेगा, कोई जरूरत उतनी ज्यादा नहीं, ठीक है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, ठीक है। नेक्स्ट, to enforce department instruction that does not process statutory force, ठीक है। ऐसी कोई संस्था है जो स्टेटूटरी मतलब कि जो है कानून के मतलब लॉ से जो है ये नहीं बनाई गई है, ठीक है। ऐसे ही प्राइवेट संस्था है, ठीक है, उस पर भी जो है एप्लीकेबल नहीं होता है। When the duty is discretionary and not mandatory, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, डिस्क्रिशनरी, जब हमारी ड्यूटी डिस्क्रिशनरी होगी और मैंडेटरी नहीं होगी, उस केस में भी जो है ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है, तभी आप नहीं कर सकते। जैसे
जैसे प्राइवेट तो आप कर ही नहीं सकते हो, उसको तो एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, हम सीधे पब्लिक वाला ले रहे हैं। पब्लिक अथॉरिटी में क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा है, ठीक है, उसकी जो ड्यूटी है सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक है, ठीक है, शाम के 5 बजे तक है, सुबह के 10 बजे से, ठीक। अब हुआ क्या, ये इसका ड्यूटी टाइम है पब्लिक अथॉरिटी का, ठीक है, सरकारी महकमे में। अब हुआ क्या, आप चले जा रहे हो 6 बजे, आप 6 बजे चले जा रहे हो 6 PM पर, और 6 PM पर आप उससे बोलते हो साहब हमारा ये काम कर दो। अब 6 बजे इसका जो है ड्यूटी टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब इसके डिस्क्रिशन पर है, अब इसके विल पर है कि ये काम करे या ना करे। अगर नहीं करता है तो आप इसके लिए अगेंस्ट में रेट नहीं जारी करा सकते हो, ठीक है। कोर्ट जो है तुरंत रेट जारी नहीं करेगा इसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि आप इसके जो है आउटसाइड द वर्किंग आवर आप करो, ठीक है, उस समय जो ये करे या ना करे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो आप जैसे मान लो कोई संस्थान में आप काम करते हो, ठीक, आपका मान लो कोई पर्टिकुलर काम है, ठीक है, आपका मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे कोई संस्थान है, ठीक है, कोई भी विभाग है, मान लो पुलिस विभाग ही है, ठीक है, पुलिस विभाग है और इसमें कंप्यूटर ऑपरेटर है, ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, काम करता है। इसका काम क्या है, कंप्यूटर पर सारी एंट्री करना, कंप्यूटर रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये सारी चीजें ये करता है, क्लियर है। अब इससे कोई कहे कि साहब आओ तुम पानी पिलाओ, आके तुम पानी पिलाओ, तुम फाइलों को देखो, तुम ये करो वो करो, इसके काम से हटके तो क्या ये कर सकता है? तो यहां पर क्या है, यहां पर अगर ये कर देगा तो अच्छी बात है, ये इसके ऊपर है, कर देता है अच्छी बात है, नहीं करता है तो इसके लिए जो है आप रेट इश्यू नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि इसके जो है, इसके जो एरिया वर्क एरिया है ना, उससे ये अलग है, उससे यहाँ पर कोई इसकी मैंडेटरी नहीं, यहाँ पर रेट इश्यू नहीं होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, when the duty against the president of India or the state governor, सिंपल सी बात है, प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ भी रेट इश्यू नहीं होगी, ठीक है, ये तो बहुत एक्सेप्शनल चीज हो गई। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एक्टिंग एज अ जुडिशियल कैपेसिटी, ठीक है, जुडिशियल कैपेसिटी में अगर कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट काम कर रहा है तो भाई उसके खिलाफ भी जो है रेट इश्यू नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आता है प्रोहिबिशन। फिर कौन सी रेट आती है? प्रोहिबिशन, तीसरी नंबर की प्रोहिबिशन, ठीक है। प्रोहिबिशन में क्या होता है? प्रोहिबिशन मैंने देखो वर्ड से मालूम चला, प्रोहिबिट माने रोकना, ठीक है। जैसे ये क्या होता है कि जब किसी के अधिकार में कोई काम नहीं होता है फिर भी वो इंसान कर रहा है तो कोर्ट जो है आदेश करता है। बेसिकली ये कोर्ट के लिए है, ठीक है, ये निचली अदालत के लिए है। निचली अदालत के द्वारा, जो निचली अदालत है उसका जो क्षेत्र है, उसका जो जुरिडिक्शन है, वो जुरिडिक्शन से अगर कोई बाहर काम कर रही है तो ऊपर की अदालत उसको जो रोक सकती है, प्रोहिबिट कर सकती है कि ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता, आप ये चीज ना करें, ठीक है। इसके लिए प्रोहिबिशन जो है लगाया जाता है। लिटरली इट मीन्स टू फॉरबिड, फॉरबिड मतलब रोकना, ठीक है। इट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट टू द लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल टू प्रिवेंट द लेटर ऑफ द एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन और अपराइजिंग द जुरिडिक्शन that it does not possess the unlike mandamus that direct activity prohibition direct the inactivity, ठीक है। The writ of prohibition can be issued only against the judicial and the quasi जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है, सिर्फ जुडिशियल अथॉरिटी पर। जैसे मैंने बताया ना कि कोर्ट के लिए एप्लीकेबल है, किसी और अथॉरिटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सिर्फ जो है जैसे मान लो हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जो है ये आदेश दे सकता है कि साहब आपके जो एरिया है, आपका जुडिक्शन है, जुडिक्शन आपका ये था और आप मैटर आप यहाँ का उठा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका जुडिक्शन नहीं है, तो ये आप जो है इसको छोड़ दो, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आता है सर्चियोरी। सर्चियोरी जो है वो आता है नेक्स्ट, इसका जो चौथा जो यूनिट है सर्चियोरी, ठीक है। तो ठीक है,
अब ये क्या होता है, ये जस्ट इसका उल्टा है, ठीक है, इसका उल्टा है, स्टैट्यूटरी उत्प्रेषण जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि जैसे कोई ऐसा केस होता है जो कि निचली अदालत के द्वारा जो है वो चीज नहीं हो पाता है, तो ये क्या होता है, इसको उत्प्रेषण, हिंदी में उसको जो है उत्प्रेषण कहते हैं इसको, स्टैट्यूटरी को, कि आप अपना मैटर जो है जो आपकी कैपेसिटी में नहीं है, आप उसको क्या करो, ऊपर की कोर्ट को जो है इसको ट्रांसफर कर दो। मतलब जैसे ये हाई कोर्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो क्या है, आपके जो है एबल्ड का नहीं है, तो क्या करो, आप ये हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो है ये मैटर को हाई कोर्ट को जो है ट्रांसफर कर दो, हाई कोर्ट इस मैटर को देखेगा, ठीक है, इसका ही मतलब होता है, ठीक है। इट इन द लिटरल सेंस इट मीन्स to be certified or to be informed. It is issued by the higher court to the lower court on tribunal either to transfer the case pending with them the latter to itself or to the quash the order of the latter in a case. ठीक है, उसको जो है सूचना देना पड़ता है, सूचना दो हाई कोर्ट को कि आपके पास कोई पेंडिंग केस नहीं है या कोई ऐसा केस है जो आपकी एबिलिटी में नहीं है, तो आप जो है उसको ऊपर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। Thus, unlike the prohibition which is not preventive, statutory is both the preventive as well as curative, ठीक है। ये सारी चीजें इसमें जो है ये रखी हैं। अब आता है लास्ट, दैट इज क्यू वारेंटो, ठीक है, क्यू वारेंटो लास्ट वाला जो है इसकी रिट है क्यू वारेंटो, 5 मिनट, ये ठीक है, क्यू वारेंटो। क्यू वारेंटो अधिकार प्रच्छा, हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रच्छा, ठीक है। अधिकार प्रच्छा क्या है, इसमें क्या होता है, अधिकार प्रच्छा में सिंपल से नाम से समझ, अधिकार प्रच्छा माने अधिकार को पूछना, आपको क्या अधिकार है ये काम करने का, ये चीज कमांड करना, ये क्वेश्चन पूछना, ये किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा, रिट के द्वारा जो है ये पूछा जाता है कि आपको किसने ये अधिकार दिया है ये काम करने के लिए। इसका यही मतलब है क्यू वारेंटो का, मतलब कि जब कोई व्यक्ति अपने अधिकार के अलावा अधिकार से बढ़कर कोई काम करता है, ठीक है, और वो काम जो है भाई अधिकार से हटके कर रहा है, तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपका कोई पर्टिकुलर काम है, ठीक है, आपका पर्टिकुलर कोई काम है और उसने जो है वो चीज नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल से ज्यादा समझ में आता है, ठीक है। जैसे मान लो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो एसडीएम जो होता है एसडीएम, तो एसडीएम का जो ऑफिस होता है तो वहीं पर एसडीएम की कोर्ट भी होती है, ठीक है, एसडीएम की कोर्ट भी होती है, ठीक है, एसडीएम की कोर्ट भी लगती है। अब एसडीएम का जो कोर्ट होती है, इसका काम होता है सिर्फ राजस्व जो मुद्दे आते हैं उन मुद्दों को जो है सॉल्व करना, ठीक है, सिर्फ राजस्व का मुद्दा सॉल्व करना। अब पता चला एसडीएम साहब जो है बैठे और एसडीएम साहब बोल के जो है वहां सजा सुना दिए 5-7 साल की, है ना। और एसडीएम साहब जो है किसी कोर्ट का वो राजस्व वाला मैटर था, जमीन वाला मैटर था, और जमीन वाले मैटर में आवेश में आके ये एक पार्टी को, जो 2 पार्टी का मैटर था, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई का। अब हुआ क्या, एक्स और वाई जो है ये मैटर था। अब एसडीएम साहब ने अपनी कोर्ट में क्या हुआ, इन मैटर को सुनवाई करते करते भैया पता चला एक्स वाले को जो है 7 साल की जो है सजा सुना दी है, 7 साल की सजा सुना दी। तो यहाँ पर क्या है, तुरंत जो है आप हाईकोर्ट जो है आदेश, हाईकोर्ट जा सकते हो, रिट जारी कराओगे क्यू वारंटो, उसमें क्यू वारंटो में जो है तुरंत हाईकोर्ट को आदेश करेगा एसडीएम साहब को, क्या आप किसने अधिकार दिया ये 7 साल की सजा सुनाने को, तुरंत एसडीएम साहब तलब करे जाएंगे, ठीक है, तुरंत तलब करे जाएंगे, इनको पूछा जाएगा भाई तुम्हारी क्या अधिकार था। तो मतलब जो है कहने का मतलब यह है कि आप जितने भी जो है अधिकार जो आपके हैं, काम करने का जो अधिकार है, उसके अगर ऊपर जाओगे तो वहां पर आप क्यू वारंट जो है एप्लीकेबल होगा, ठीक है। इन अ लिटरल सेंस इट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इट इज इशूड बाय द कोर्ट to inquire into the legality of the claim of a person to a public office, ठीक है, पब्लिक ऑफिस में जो है आपने ये काम किया, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया, बहुत से एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है भाई। सिंपल सी बात है, अगर आप जैसे पुलिस ने डिटेंशन भी कर लिया,
या पुलिस ने मान लो आपने बहुत सारी चीजें आप अनलॉफुल करती है, ठीक है, वहां पर भी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पर आपको पुलिस अथॉरिटी से तुरंत जो है रिट इशू करी जाएगी पुलिस अथॉरिटी के ऊपर, तो कहा जाएगा भाई आपको किसने अधिकार दिया है कि आप ये सारी चीजें आप उसके साथ में कर सकते हो, है ना। तो बहुत सारी चीजें, ठीक है, आपको खाली उसको करना आना चाहिए, ठीक है। हेंस इट प्रिवेंट्स द इलीगल usurpation of a public office by a person. The writ can be issued only in a case of substantive public office of a permanent character created by a statute or by the constitution. It cannot be issued in case of ministerial office or private office. ये भी जो है ministerial office, ठीक है, जैसे अधिकार पूछने वाला जो काम है ना, ये केवल और केवल जो है पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर कर सकते हो, ठीक है। आप मिनिस्ट्रियल ऑफिस में, भाई जो मिनिस्ट्री है, आप ये समझ लो मिनिस्ट्री जो है, ठीक है, मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के भाई क्या उससे अधिकार कुछ होगी, ठीक है, वो तो पूरा ही अधिकार है पूरा ऑल इंडिया, तो उससे जो है ये चीज एक्सेप्शन है कि मिनिस्ट्रियल ऑफिस में जो है ये एप्लीकेबल नहीं है क्यू वारंट होगी, ठीक है। वैसे प्राइवेट अथॉरिटी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। प्राइवेट से क्या अधिकार कुछ होगा, ठीक है, प्राइवेट से ये नहीं। अनलाइक अदर फोर रिट्स, this can be sought by the interested person and not necessarily by the aggrieved person, ठीक है। ये जो है ये वाली रिट के वारंट ये किसी भी आदमी के द्वारा जो है ये की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं जो बंदा विक्टिम हो सिर्फ वही जो है बंदा इसको रिट जारी करवाए, कोई भी करवा सकता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि जो आर्टिकल नंबर 32 और जो रिट है वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। और यहीं से हम लोग जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से आपको पूरी क्लास समझ में आई होगी, ठीक है। अगर समझ में आई है सब लोग चैनल को लाइक करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करना, आगे फॉलो करना, ठीक है। थैंक यू सो मच।